हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बैंकिंग एंड रेमिटेंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो क्लास है वो एक MCQ क्लास है और ये जो क्लास है वो PA एग्ज़ाम, पोस्टमैन एग्ज़ाम और MTS एग्ज़ाम देने वाले सभी साथियों के लिए उपयोगी हो सकती है। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसको जानते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है फी फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक इज, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डुप्लीकेट पासबुक जारी करवानी है किसी भी खाते के लिए तो कितने चार्जेस देने होंगे, ये पूछा गया है। तो डुप्लीकेट पासबुक को इशू करवाने का जो चार्जेस है वो है 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर कोई पासबुक किसी भी तरीके से खो जाती है या किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन में उस पासबुक के लिए डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाई जाती है। उस अकाउंट की जो डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाने के लिए जो चार्जेस हैं वो है 50 रुपये। और ये जो चार्जेस हैं वो विदाउट GST वाले होते हैं, यानी कि कुछ जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर GST 9% ली जाती है और मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनमें 18% GST इन चार्जेस पर ली जाती है। तो टोटल में जो एक्चुअल प्राइस लगता है वो है 50 रुपये प्लस 50 का 18% GST, यानी कि लगभग 59 रुपये एक डुप्लीकेट पासबुक को इशू करवाने के लिए लगते हैं। वहीं जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो विदाउट GST वाले ही होते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में पूछा गया है कि फी फॉर इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एन अकाउंट इज, यानी कि अगर किसी अकाउंट के स्टेटमेंट को प्राप्त करना है, अगर कोई अपने अकाउंट का स्टेटमेंट लेना चाहता है, विवरण जानना चाहता है तो उसके लिए कितनी फीस लगती है ये पूछा गया है। तो अगर किसी को अपने अकाउंट का स्टेटमेंट लेना है, यानी कि उन्होंने कितना उस अकाउंट में जमा किया है या कितना निकासी की है, ये अगर जानकारी लेनी है, यानी कि स्टेटमेंट्स अगर उनको अपने अकाउंट्स के चाहिए तो इसके लिए जो चार्जेस हैं वो लगते हैं 20 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि फी फॉर इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट इज, यानी कि अगर किसी को डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करवानी है तो उसके लिए कितने चार्जेस देने होते हैं। तो डिपॉजिट रिसिप्ट को इशू करवाना है तो उसके लिए जो चार्जेस हैं वो लगते हैं 20 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि फी फॉर कैंसलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन इज, अगर किसी अकाउंट में नॉमिनेशन है तो उस नॉमिनेशन को कैंसिल करवाने या उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करना या बदलाव के लिए कितने चार्जेस लगते हैं ये पूछा गया है। तो नॉमिनेशन को कैंसिल करवाने या उसमें चेंज करने के लिए जो चार्जेस हैं वो है 50 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि फी फॉर ट्रांसफर ऑफ एन अकाउंट इज, यानी कि अगर किसी खाते को ट्रांसफ़र करना है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, अगर किसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कितने चार्जेस लगते हैं ये पूछा गया है। तो एक पोस्ट ऑफिस के खाते को दूसरे पोस्ट ऑफिस में ले जाने के लिए जो ट्रांसफ़र करवाने का जो चार्जेस हैं वो है 100 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वहीं जो PPF के अकाउंट्स हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट्स हैं या सुकन्या समृद्धि के जो अकाउंट्स हैं, SSA वाले जो अकाउंट्स हैं, इन अकाउंट्स को, इन दोनों स्कीम्स के अकाउंट को बैंक से पोस्ट ऑफिस में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। यानी कि PPF के अकाउंट और SSA के अकाउंट्स को बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। और एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में अगर किसी को अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए चार्जेस हैं वो है 100 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फी फॉर प्लेसिंग ओपन अकाउंट इज, यानी कि अगर किसी भी खाते को प्लेस करना है तो उसके लिए कितने चार्जेस देने होंगे, उसके लिए कितनी फीस देनी होती है। तो किसी भी अकाउंट को प्लेस करने के लिए जो चार्जेस हैं वो है 100 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि चार्जेस ऑन डिसऑनर ऑफ चेक इज, यानी कि अगर किसी चेक जो कि डिसऑनर हो जाता है उस पर कितना शुल्क लगता है, ये पूछा गया है। तो डिसऑनर ऑफ चेक के लिए जो चार्जेस हैं वो है 100 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खुलवाना है, POSA अकाउंट खुलवाना है, तो उसको मिनिमम कितने अमाउंट से उनका खाता खोला जा सकता है, ये पूछा गया है। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को न्यूनतम 500 रुपये से खोला जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को मिनिमम 500 रुपये से ओपन कर सकते हैं। वहीं जो मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट्स की जो लिमिट है उसको जान लेते हैं। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड ऑफ एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज 500 रुपीज़, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को मिनिमम 500 रुपये से खुलवाया जा सकता है और फर्दर उसमें मिनिमम 10 रुपये डिपॉजिट किए जा सकते हैं, यानी कि मिनिमम 10 रुपये उसमें जमा करवाए जा सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो तय नहीं की गई है, यानी कि कितने भी रुपए तक इस खाते में जमा करवाए जा सकते हैं और मिनिमम की जो लिमिट है वो है 10 रुपये। वहीं निकासी की बात करते हैं, विड्रॉल की बात करते हैं, तो सेविंग अकाउंट में से मिनिमम विड्रॉल 50 रुपये का हो सकता है। तो इस प्रश्न इन फैक्ट्स को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स अलाउड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जॉइंट ए और जॉइंट बी। बेसिकली इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है वो दो तरीके से खोला जा सकता है। POSA अकाउंट को दो तरीके से खोल सकते हैं, पहला है सिंगल और दूसरा है जॉइंट। सिंगल अकाउंट को एक व्यक्ति ही खुलवा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति अपना सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है। वहीं जॉइंट अकाउंट दो तरीके से खोले जाते हैं, जॉइंट ए और जॉइंट बी टाइप के। जॉइंट ए और जॉइंट बी टाइप के जो जॉइंट अकाउंट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम कितने नंबर्स, मैक्सिमम कितने पर्सन्स, मैक्सिमम कितने एडल्ट व्यक्ति, मैक्सिमम कितना वयस्क व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो मैक्सिमम दो लोग मिलकर के किसी भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को, जॉइंट ए अकाउंट हो चाहे जॉइंट बी टाइप का अकाउंट हो, मैक्सिमम दो लोग ही अलाउड होते हैं जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकतम दो वयस्क व्यक्ति जॉइंट ए या जॉइंट बी टाइप के पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को खुलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि हाउ मेनी SB अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ सिंगल अकाउंट। बेसिकली इसमें यह पूछा गया है कि एक पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है, एक व्यक्ति के द्वारा कितने सिंगल अकाउंट्स खोले जा सकते हैं, यह पूछा गया है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट सिंगल टाइप के और जॉइंट टाइप के खोले जाते हैं। सिंगल अकाउंट जो होते हैं वो एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी पोस्ट ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक ही खाता खोला जाएगा। बेसिकली ये कि एक पर्सन POSA अकाउंट्स खुलवाना है उसे सिंगल टाइप का, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल टाइप का अकाउंट्स वो खुलवा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति एक अकाउंट एज ए सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट POSA। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से संबंधित सही कथन कौन सा है, ये पूछा गया है।
प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों कथन में से, चारों स्टेटमेंट्स में से, चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। पहले में दिया हुआ है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन a joint holder, the surviving holder will be the sole holder. If surviving holder already has single account in his or her name, joint account have to be closed. Basically इसमें ये बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस का जो जॉइंट टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं, जॉइंट ए टाइप के और जॉइंट बी टाइप के, उनको मैक्सिमम 2 लोग खुलवा सकते हैं। मान लेते हैं कि एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा है बी नाम का व्यक्ति। ए नाम का व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बी नाम का व्यक्ति है वो इस खाते को चला सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि इस बी नाम के व्यक्ति का कोई भी सिंगल अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर इस व्यक्ति का सिंगल अकाउंट है तो ये जो जॉइंट अकाउंट है जो कि ए और बी ने मिलकर खुलवाया था, इस अकाउंट को क्लोज करवाना होगा। तो स्टेटमेंट नंबर ए या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि कन्वर्जन ऑफ सिंगल टू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने सिंगल अकाउंट खुलवाया है तो उसे जॉइंट अकाउंट में, या अगर किसी व्यक्ति ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया है तो उसे सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर बी या ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट। अगर खाता खुलवाते समय नॉमिनेशन है वो अनिवार्य होता है, ये पूछा गया है। तो पोस्ट ऑफिस का जब भी सेविंग अकाउंट खुलवाया जाता है तो उस समय नॉमिनेशन अनिवार्य रूप से करवाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर सी भी सही है। इस प्रकार से स्टेटमेंट नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि मिनिमम विड्रॉल अमाउंट अलाउड इन POSA इज, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है इसमें मिनिमम विड्रॉल कितना अलाउड होता है, ये पूछा गया है कि कितने रुपए का मिनिमम विड्रॉल कर सकते हैं, सिंपली ये पूछा गया है। तो मिनिमम अमाउंट जो कि एक खाते को खोलने के लिए रिक्वायर्ड होता है या जरूरत होती है वो है 500 रुपये। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को मिनिमम 500 रुपये से खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मिनिमम 10 रुपये जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा करने की कोई सीमा नहीं है, उसके लिए नो लिमिट है। वहीं विड्रॉल की बात करें तो मिनिमम जो विड्रॉल है यानी कि जो मिनिमम निकासी है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में से वो है 50 रुपये की। 50 रुपये से कम का विड्रॉल पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम 50 रुपये का विड्रॉल अमाउंट अलाउ होता है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट अलाउड इन POSA, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मिनिमम जमा राशि कितनी परमिसिबल है या कितनी की कर सकते हैं। तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो लिमिट है वो है 10 रुपये की, यानी कि मिनिमम 10 रुपये पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में हम लोग जमा कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि व्हाट आर द एडिशनल फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन PO सेविंग अकाउंट्स, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट जिन्हें शॉर्ट में POSA कहते हैं, उनमें एडिशनल कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है ये पूछा गया है। अतिरिक्त कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं ये पूछा गया है। तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें चेक बुक भी जारी की जाती है, ATM कार्ड भी इशू किए जाते हैं, वो ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी दी जाती है। उसी के साथ साथ में अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी अन्य फैसिलिटीज भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में अवेलेबल होती हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स।
क्वेश्चन नंबर 15 है एक फिल इन द ब्लैंक से संबंधित। बेसिकली यहाँ क्या आएगा ये पूछा गया है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट ईयर का जो 2020 के सर्कल 2020 में जो पीए के एग्जाम्स या पोस्टमैन या एमटीएस के जो एग्जाम्स हुए थे उनमें ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि इफ नो डिपॉजिट और विड्रॉल टेक्स प्लेस इन अ सेविंग अकाउंट्स ड्यूरिंग कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज साइलेंट और डोरमेंट। बेसिकली ये पूछा गया है कि जो साइलेंट या डोरमेंट अकाउंट्स होते हैं या किन कंडीशंस में पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है वो साइलेंट या डोरमेंट माना जाता है, ये पूछा गया है। तो लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ना तो वो जमा करता है ना ही वो निकासी करता है, यानी कि ना तो वो डिपॉजिट करता है ना ही वो विड्रॉल करता है, कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में अगर ट्रांजेक्शंस नहीं किए जाते हैं, चाहे वो डिपॉजिट का ट्रांजेक्शन हो चाहे वो विड्रॉल का ट्रांजेक्शन हो, अगर नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में वो अकाउंट साइलेंट या डोरमेंट माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड इन अ मंथ इफ बैलेंस इन saving accounts between 10th and last day of the month falls below fill in the blanks। बेसिकली fill in the blanks भी इस प्रश्न में पूछा गया है और प्रश्न का मतलब ये है कि अगर किसी भी महीने में, चाहे वो कोई सा भी महीना हो, जनवरी फरवरी या कोई सा भी महीना हो, उसकी 10वीं तारीख से लेकर के लास्ट डेट जो भी हो, चाहे 30 हो, 31 हो, 28 हो, चाहे 29 हो, लास्ट डे और जो 10वीं तारीख है उसके बीच में, यानी कि 11 तारीख से लेकर के लास्ट तारीख के बीच में 30, 31 कुछ भी हो, इसके बीच में अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का बैलेंस 500 रुपये से नीचे जाता है तो उस महीने की ब्याज, उस महीने का इंटरेस्ट उस अकाउंट को नहीं दिया जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 500 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और कंडीशन है ये इंटरेस्ट के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में के पैसे की इंटरेस्ट लेनी है तो उन्हें किसी भी महीने की 10वीं तारीख से लेकर के जो लास्ट डेट होती है उसके बीच में जो बैलेंस है वो 500 रुपये से ज़्यादा रखना होगा। उसी कंडीशन में उस मंथ की ब्याज मिलेगी, नहीं तो उस मंथ की ब्याज उनको नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ आरडी अकाउंट। प्रश्न में पूछा गया है कि आरडी अकाउंट के लिए रेकरिंग डिपॉजिट के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें मिनिमम कितनी राशि की ज़रूरत पड़ती है जब खाता खोलते हैं। तो आरडी के अकाउंट को अगर कोई व्यक्ति ओपन करवाना चाहता है तो मिनिमम 100 रुपये से इस अकाउंट को वो ओपन करवा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 100 रुपये से 100 रुपये से किसी भी आरडी के अकाउंट को खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि हाउ मेनी पर्सन्स अलाउड इन आरडी जॉइंट ए और जॉइंट बी। आरडी के अकाउंट्स भी जॉइंट ए और जॉइंट बी टाइप के खोले जाते हैं। आरडी के जो जॉइंट्स अकाउंट्स होते हैं या सिंगल अकाउंट्स होते हैं, सिंगल अकाउंट्स को एक व्यक्ति खोल सकता है और जॉइंट अकाउंट 2 तरीके के खोले जाते हैं और वो है जॉइंट ए और जॉइंट बी टाइप के। जॉइंट ए और जॉइंट बी टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं आरडी के, उनको मैक्सिमम कितने लोग खुलवा सकते हैं ये पूछा गया है। तो आरडी के जॉइंट अकाउंट चाहे वो जॉइंट ए हो चाहे जॉइंट बी हो, मैक्सिमम 3 वयस्क व्यक्ति मिलकर के, 3 एडल्ट पर्सन मिलकर के उस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आरडी अकाउंट्स
ओपन्ड बाय अ पर्सन। अगर कोई व्यक्ति आरडी के अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो कितने संख्या में खाते खुलवा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो एक व्यक्ति आरडी स्कीम में आरडी के अकाउंट्स को किसी भी संख्या में खोल सकता है, यानी कि इसके लिए जो लिमिट है उसकी सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आरडी के अकाउंट्स को कितने भी अकाउंट खुलवा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आरडी के अकाउंट एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, चाहे वो कितनी भी संख्या में हो, उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि आरडी अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड बाय, यानी कि जो आरडी के जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें किस तरीके से खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में है कैश, ऑप्शन नंबर बी में है चेक। तो आरडी के जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें कैश में भी खोल सकते हैं और चेक में भी खोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। लेकिन जब भी आरडी का अकाउंट खोला जाता है बाय कैश, तो जिस दिन कैश देते हैं उसी दिन उस अकाउंट को खोल दिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चेक देता है तो जब चेक क्लियर होके आता है तो उस दिन को ही या उसी दिन वो अकाउंट ओपन्ड माना जाता है जिस दिन चेक क्लियर होके आ जाता है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग की जो डेट है वो चेक क्लियरेंस वाली डेट ही होती है आरडी के अकाउंट्स में। तो आरडी के अकाउंट्स को कैश और बाय चेक दोनों से खोला जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंतिम वीडियो का। धन्यवाद।